हम बहुत बड़े लीडर, मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं जो लोग मानवता का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा है और उनकी गलतियों से फिर मानवता का कत्लेआम तैयार हुआ खड़ा है, फिर हम कहते खालिस्तान बनाएंगे। 2 घंटे का खालिस्तान चाहते हैं, चलो खालिस्तान ले लें, गुरु ग्रंथ साहब सिर पे उठा लेते। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब को इतना सस्ता, इतना हल्का कर दिया। हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं, हमारे सामने उनको हल्का कर दिया। कल को कोई चोर डकैती कुछ भी करेगा, को गीता रामायण ले लेगा, को अल्लाह का कुछ ले लेगा, ईसाई धर्म का अपना ले लेगा, सिख समाज अपने गुरु ग्रंथ साहब ले लेंगे और लेके ऐसे खड़े रहेंगे और पुलिस उनको कुछ नहीं करेगी। क्या ऐसे देश चलेगा? पहले माँ कहती थी अगर मेरे घर में 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मैं सरदार बनाऊंगी। और जब वो सरदार बड़ा होता था, किसी बस ट्रेन में बैठता था, हर व्यक्ति, माँ बहन, किसी मजहब धर्म के ना सरदार जी बैठ गए, अब मुझे फिक्र नहीं है। हमारी विरासत में भगत सिंह हमेशा अमर नजर आएगा। भगत सिंह जी अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। हम आपसे वादा करते हैं, पंजाब एक था, देश का हिस्सा है, रहेगा। वो भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ कभी नहीं मिल सकता। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। बहादुरी की सूरवीरों की कौम निहत्थे लोगों को मार दे जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ये कहाँ के असूल है अभी? ये सिख कौम का इतिहास है, ये सिख कौम का इतिहास नहीं है। ये इतिहास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे। ये मेरे जैसे सरदार की पगड़ी के ऊपर भी दाग लगा रहे। पंजाब में आग कहाँ से लगी? कोई कोशिश नहीं करता कि पंजाब की आग लगाने वाले कौन थे, पर गैंडे पे गोली लग सकती है, हमारे पे अब कोई असर नहीं। हमारी चमड़ी ऐसी होगी, हमें तरस ही नहीं आता यार। माओ के लाल चले गए, बहनों के सुहाग उजड़ के, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बही, उनको हम याद ही नहीं करते। हम फिर अगली रफ्तार पे गंदी पॉलिटिक्स, धर्म के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंसान है। हमारे साथ हैं MS बिट्टा सर, जो जिंदा शहीद के नाम से भी जाने जाते हैं। पंजाब में इन दिनों हालात सर कुछ ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर जो है बिगड़ा हुआ है। अमृतपाल जो है फरार है पिछले 18 दिन से। जत्थेदार जो है अकाल तख्त के, वो कह रहे हैं कि उसको सरेंडर कर देना चाहिए। सिमरनजीत सिंह मान जो है संगरूर से सांसद जीते हैं, वो कह रहे हैं मुझे गोली मार दो, मैं अमृतपाल के साथ हूँ और खालिस्तान लेके रहेंगे। पहले तो मैं, कोई भी हो, चाहे विदेशों के अंदर हो, जिन्होंने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के तिरंगों झंडों का अपमान किया है, जिन्होंने भारत माता के खिलाफ गंदी भाषा का प्रयोग किया है, और खालिस्तान मांगने वाले चाहे पंजाब में हो और दुनिया के किसी हिस्से में हो, हम उसके 14 बार हमलों से, बम्बों से, बोनस की ज़िंदगी के गवाह हैं। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनेगा, न कभी बनने देंगे। बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह हमारे बम्बों से टूटे शरीर से, हमारी लाशों से गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। ये कोई हम ऐसे नहीं बोल रहे, अपने शरीर के ऊपर बम खा करके इतने सालों की जंग जो हमने लड़ी उसको लेके कह रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लोगों को, दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे भारतीय को, किसी कौम मज़हब का हो, हम यकीन दिलाते हैं हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा। खालिस्तान कभी नहीं बन सकता, ये हम उसके गवाह हैं। सिमरनजीत सिंह मान कह रहे हैं कि मुझे संसद में, मैं माइनॉरिटी हूँ इसलिए मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। कह रहा मैं अगर किसी पार्टी का होता तो मुझे बोलने दिया जाता। ये हिंदुत्व वाली सरकार है, मुझे बोलने ही नहीं दिया जाता वहाँ संसद में। बात है कि उनको MP जरूर बने हैं, मैं उनको सीरियस लेता ही नहीं। उनका नाम लिए बगैर किसी के बारे में चर्चा, क्योंकि उनके बारे में कुछ चर्चा करनी, जो शहीद आज़म भगत सिंह को आतंकवादी कह देता है, उसके बारे में चर्चा करने का क्या फायदा? अब शहीद आज़म भगत सिंह, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, वो उसके आगे नमस्तक करता है। शहीद आज़म भगत सिंह जी, पूरी दुनिया में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां शहीद आज़म भगत सिंह जी का स्टैचू नहीं है। चाहे सुभाष चंद्र बोस जी हों, चाहे लाला लाजपत राय जी हों, चाहे इस्तफाक उल्ला खां हो, चाहे राजगुरु सुखदेव हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे हमारे जलियांवाला बाग के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे शहीद आज़म उधम सिंह जिसने जनरल डायर का बदला लिया था UK में जाके, मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ। उन्होंने जाने के बाद अपनी सारी विरासत
भगत सिंह को दे दी कि हमारी विरासत में भगत सिंह हमेशा अमर नज़र आएगा। भगत सिंह जी अमर थे, अमर हैं, अमर रहेंगे। और भगत सिंह की रूह के अंदर सुभाष चंद्र बोस से लेकर राजगुरु सुखदेव, इस्तफाक उल्ला खां, हर उस योद्धे का, हर राष्ट्रभक्त का खून उनके अंदर है। वो आज भी हमारे साथ हैं। जो लोग भगत सिंह को आतंकवादी कह रहे हैं, और हमें सबसे ज़्यादा दुख है हम हिंदुस्तान के लोगों से, पूरी दुनिया में बैठे हुए हर मज़हब के उन लोगों से जो देश से प्यार करते हैं, हम उनसे क्षमा मांगते हैं कि हमारी पगड़ी पे इन लोगों ने दाग लगाया है, भारत माता के ऊपर टिप्पा टिप्पणी की है, भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा है। हम शर्मिंदा हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं, पंजाब एक था, देश का हिस्सा है, रहेगा। वो भूखे नंगे पाकिस्तान के साथ कभी नहीं मिल सकता। वो हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। अकाल तख्त के जत्थेदार है ज्ञानी हरप्रीत सिंह, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम है सरकार को, जो लड़के पकड़े हैं उनको छोड़ा जाए, सारे बेगुनाह हैं। और जो कलसी हरजीत, उसके दलजीत कलसी पे जो एनएसए लगाया है प्रधानमंत्री, उसके साथ जो नाम है, जिनको असम भेजा है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, देशद्रोही, खालिस्तान के नारे लगाने वाला, या देश को तोड़ने वाला, या भारत माता को बुरा कहने वाला, या तिरंगे झंडे का, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के खून से बने तिरंगे झंडे का अपमान करने वाला किसी मजहब, किसी कौम का हो, वो हिंदुस्तान का गद्दार है। वो हिंदुस्तान के साथ धोखा किया है, मातृभूमि के साथ अपमान किया है। ये तो फिर ये हो गया, अलग अलग मजहबों के लोग सब खड़े हो जाए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनके मजहब धर्म में कोई भी गलत काम कर लो, आपको खुली छूट है, आप देश विरोधी काम कर लो। अब हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे को पैरों तले उसका नबोच दो, आप भारत माता को गाली दे दो, आप बाहर से गलत पैसा लेकर के इस भारत को तोड़ने की कोशिश करो, आप आईएसआई से मिल करके इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करो, तो फिर हर कौम, हर मज़हब उसके लिए खड़ी हो जाएगी, तो देश कहाँ से बचेगा। सिख कौम, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर ने मजलूमों के लिए सजाई, उसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, कोई एक धर्म के बचाने के लिए नहीं दी। तो हम ये क्यों सोचते हैं, अरे ये सिख पकड़े गए, अरे इसको पुलिस ने नजायज पकड़ लिया। और जिन्होंने 36,000 लोगों को पंजाब के अंदर मारा, शहीद किया, किसी के हाथ में कृपान नहीं थी, किसी के हाथ में त्रिशूल नहीं था, किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी, को हिंदू था, मुसलमान था, सिख था, ईसाई था, वो अपने बच्चों के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए रोटी कमाने के लिए निकला था, उसको बसों से, ट्रेनों से निकाल करके मार दिया गया। और उसके लिए आप ये खड़े हो जाते हैं कि उनको छोड़ दो। मैं उनको मौत का सौदागर कहता हूँ, ये इज्जत से उनको बंदी से भाई साहब, जत्थेदार जो भी 36,000 हम 36,000 को ऐसे समझते 3 आदमी मार दिए। अरे 36,000 लोगों को आपने 5 साल में पंजाब में मार दिया, और कितने फख्र से कहते हैं बंदी सिख। और बहादुरी की सूरबीरों की कौम निहत्थे लोगों को मार दे, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ये कहाँ के असूल है अभी? ये सिख कौम का इतिहास है, ये सिख कौम का इतिहास नहीं है। ये इतिहास के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे, ये मेरे जैसे सरदार की पगड़ी के ऊपर भी दाग लगा रहे। आज आप कहीं भी चले जाओ, पहले की इज्जत और आज की इज्जत में हमारे में बहुत अंतर लोगों ने ला दिया। लोग मजबूर हो गए। पहले माँ कहती थी अगर मेरे घर में 2 बच्चे होंगे तो एक बच्चे को मैं सरदार बनाऊंगी, और जब वो सरदार बड़ा होता था, किसी बस ट्रेन में बैठता था, हर व्यक्ति, माँ बहन, किसी मजहब धर्म के ना, सरदार जी बैठ गए, अब मुझे फिक्र नहीं है। आज हमारी हालत इन लोगों ने ये कर दी, आज कोई सरदार देख लें, कहते वो तो नहीं जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, ये वो तो नहीं जिन्होंने लाल किला के अंदर हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे का 26 जनवरी को अपमान किया था? क्या ये वो सरदार तो नहीं जिन्होंने ट्रैक्टर लेके दिल्ली पुलिस के जवानों को रोल दिया था, और पुलिस के जवानों ने कोई लाठी नहीं चलाई थी कि हमारे सरदार भाई है? क्या ये हमारी पहचान बनाना चाहते हैं? धर्म के ठेकेदार, आज मैं देखता हूँ धर्म के ठेकेदार दिल्ली में हों या धर्म के ठेकेदार कहीं भी हों, मुद्दे को ढूंढते हैं। आज भी मैं सुबह एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, एक दिल्ली के बहुत बड़े धर्म के ठेकेदार
चले गए अमृतसर में रुमाल वाले। जो भी, हाँ, अकाल तख्त के जथेदार साहब को मिलने, जो सिखों के साथ ज्यादती हो रही है। दिल्ली में सिखों के घरों में चेक किया जा रहा है, कृपानें पकड़ी जा रही। अरे ये क्यों नहीं कहते यार भाई, जो गलत है वो गलत है। ये क्यों नहीं कहते जिन्होंने यूके के अंदर अम्बेसी में घुस करके तिरंगे झंडे को उतार करके अपमान करके और भगत सिंह को कहा कि भगत सिंह आतंकवादी था, आतंकवादी है, और भारत माँ को घटिया किस्म के अल्फाजों को बोल करके कहा, उसके ऊपर आप क्यों नहीं बोलते? उसके ऊपर आपकी जबान क्यों बंद होती है? आपकी जबान बंद उस वक्त खुलती है जब कोई घरों में चेकिंग होती है। मैं गलत हूं तो मेरे घर में भी होगी, हिंदू के भी होगी, मुसलमान के होगी, ईसाई के होगी, पर हम दुकानदारी चलाते हैं, धर्म के नाम के ऊपर दुकानदारी चलाते हैं। जितनी देर तक पुलिस, सरकार, फोर्सेस, फौज, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हिंदुस्तान के हर गुरुद्वारा साहब से पूरी सिख संगत को इकट्ठा करके, मीडिया को बुला के खुल करके ये कहेंगे, हम ये भूखे नंगे पाकिस्तान से नहीं मिलना चाहते, हम खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, हम इस देश को तोड़ना नहीं चाहते, इसके देश को तोड़ने वालों के हम सब खिलाफ हैं, हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, मसला हल हो जाएगा। हमारी जबानें बंद रहना और चुप करके कहना जी हम इनके साथ नहीं, ऐसे नहीं चलता। ये देश हमारा है, मुल्क हमारा है, पूरे देश ने हमें इज्जत दी है, सेकुलर कंट्री है हिंदुस्तान। ये कौन सा तरीका, घरों में चेकिंग होगी जो हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा, पर उसके लिए क्यों नहीं बोलते जिन्होंने तिरंगे झंडे का विदेशों में अपमान कर दिया। अब विदेशों में भगोड़े यहाँ के लोग आतंकवादी, अब वो वहाँ से खालिस्तान की मांग करेंगे। आओ खालिस्तान की मांग करो, आपके अंदर हिम्मत है, आओ हिंदुस्तान के अंदर, आपको करारा जवाब देते, आओ खालिस्तान कैसे लेना आपको बताते, वहाँ जाके ये खालिस्तान मांगेंगे। और यहाँ से हमारे सिख भाई चंद जो हैं वो धर्म की ठेकेदारी करेंगे, तिरंगे झंडे का अपमान होगा, हम नहीं बोलेंगे, भारत माता को गाली गलौच होगा, हम नहीं बोलेंगे, किसी और के साथ जुल्म होगा, हम नहीं बोलेंगे, हम तो सिर्फ अपनी कौम और मज़हब के लिए खड़े हैं। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलता। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हम लोगों को इज्जत दी है हिंदुस्तान के लोगों ने। हम 2% बोले कितने हुए? 2 करोड़। मैं कह चलो 2 करोड़ नहीं, 4 करोड़। 4 करोड़ क्या होते हैं? 4 करोड़ को हिंदुस्तान के लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, ईसाई ने हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह दिया, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह दिया 10 साल, हिंदुस्तान का पहला डिफेंस मिनिस्टर हिंदुस्तान ने दिया 2% को, हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह दिया, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ पहला जगजीत सिंह अरोड़ा 2% को दिया, हिंदुस्तान का एयर मार्शल अर्जन सिंह, जिससे पाकिस्तान दुश्मन कामता था, उसको एयर मार्शल दिया, हिंदुस्तान के 2 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस खैरा और जस्टिस कुलदीप सिंह हिंदुस्तान को दिए, हिंदुस्तान को सीबीआई का चीफ दिया सरदार जोगिंदर सिंह, इस हिंदुस्तान को जे सिंह आर्मी चीफ दिया, हिंदुस्तान को 2% को धनोआ दिया, जिसने पाकिस्तान के चने चबा दिए, सर्जिकल ऑपरेशन करके बालाकोट में पाकिस्तान के 500 आतंकवादियों को, कैंपों को ढेर कर दिया। हिंदुस्तान ने हमको कितना कुछ दिया, पर क्या कभी हिंदुस्तान के कभी हिंदू भाई ने, ईसाई ने, मुसलमान ने ये कहा कि आप 2% आपने इनको इतना कुछ दे दिया? हिंदुस्तान हमारा है, दुनिया हमारी है, हमें इज्जत मिलती है, और हम छोटी बातों पे पड़ते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को रोज़ ढूंढते रहते हैं कि अपने मज़हब धर्म के नाम के ऊपर जल्दी पॉलिटिक्स कैसे करनी है। नहीं, अपने आप को कहना होगा, गर्व से कहना होगा, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, तब जाके हम सेकुलरिज्म का सबूत दे सकते हैं। मजहबों धर्मों में बढ़ जाते हैं तो वहीं जाके इस देश का हम नुकसान कर देते हैं। मुझे क्या पता आपकी क्या कास्ट है, मुझे क्या पता है इनकी, मुझे क्या पता है इनकी, मैं भारतीय हूँ, ये मुझे फ़ख्र है, ये फ़ख्र होना चाहिए। ये जो फ़ख्र नहीं है वही देश के साथ धोखा है कि आज मैं सरदार हूँ, कल को जाने के बाद मैं किस मज़हब धर्म में जन्म लूँगा मुझे क्या पता। बुरे कर्म किए तो कीड़ा मकोड़ा बन जाऊँगा, अगर को अच्छे थोड़े बहुत किए मुझे क्या पता मैं हिंदू बनूंगा, ईसाई बनूंगा, मुसलमान बनूंगा, सिख बनूंगा, मुझे क्या पता। मैंने एफिडेविट लिया क्या भगवान से? इतना पढ़ लिख जाते हैं, इतना ज्ञान हो जाता है, इतनी किताबें पढ़ लेते हैं,
पर मौत याद नहीं रहती। याद रहता है कि मेरी उम्र तो 200 साल है। यही सबसे बड़ा पंगा है कि हम रोज़ उल्टे सीधे विचारों में पड़ जाते हैं। आपने कहा कि कुछ लोग यहाँ राजनीति करते हैं धर्म के नाम पे दिल्ली में। वो लोग तो लाल किले पे जब तिरंगे का अपमान हुआ उन लोगों की जमानत करवा रहे थे, वो किस मुंह से बोलेंगे कि ये हम तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे? देखो जी, मैं एक चीज़ बताऊं आपको। ज़्यादा लोग जो हैं पॉलिटिक्स को एक व्यापार का धंधा समझ लिया, एक कवच बना लिया पॉलिटिक्स को। हम कुछ भी बुरे कर्म करते रहे, पर पॉलिटिक्स एक कवच है हमारा। हम पावरफुल हैं, हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। वो सबसे बड़ा कारण है। हमें आने वाले टाइम पे पॉलिटिकल पार्टियों को ये सोचना होगा कि राजनीति के अंदर जो भी लोग आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनका दामन साफ हो। उनकी सोच क्या है, क्या उनकी सोच राष्ट्र है? हमने आज हैं, कल हम मिनिस्टर बनेंगे, हम अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, कल को कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डिफेंस मिनिस्टर बनेगा या कोई सीएम बनेगा। अगर उसके विचार ये होंगे कि ये मेरा कवच है, तो वो तो देश को लूटेगा, वो तो बुरे कर्म करेगा। वो तिरंगे झंडे का अपमान हो या भारत माता का हो, उससे उसका कोई लेना देना नहीं। वो तो अपनी मजहब धर्म की राजनीति करते हुए अपने आप को चमकाने की कोशिश करेगा। तो ये हम लोगों को सोचना होगा। मैं भी तो पॉलिटिक्स में रहा, बचपन से मिनिस्टर रहा। हमने 14 बार हमले सहे, अपने शरीर के ऊपर हमने बम खाए, हमने इज्जत के साथ सब कुछ छोड़ दिया। आज देश के लिए पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। अब देखा कि पॉलिटिक्स हमारे मतलब की नहीं है, और ये पता है कि मौत हमारी दोस्त है, आज नहीं तो कल जाना है। क्यों हम बुरा ऐसा कुछ करें? हम ऐसे सेवा करते हैं। एक सेवा के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में हर पॉलिटिशियन को काम करना चाहिए, ना कि वो मजहब धर्म के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स करे या धर्म की ठेकेदारी करे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, इसलिए अमृतपाल की हिम्मत बढ़ी कि वो खालिस्तान की बात करता है। उनको मैं कहना चाहता हूँ, अमृतपाल के ऊपर बोले, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? पंजाब में जो आतंकवाद आया, कौन लेके आया? कांग्रेस के नेता लेके आए। सदा राज करेंगे ना। भिंडरावाला किसने तैयार किया था? हम तो पुराने कांग्रेसी हैं ना, हम तो बच्चे थे, हमने अपनी आंखों से देखा। इतनी बड़ी गलती की यही तो मैं कह रहा हूँ। आपने बड़ा अच्छा सवाल पहले भी किया। राजनीति को दिमाग के ऊपर सोच समझे बगैर चल लेना और राजनीति के ऊपर दिमाग चलना। राजनीति मतलब, राजनीति कहा तो जाता है, मैं राजनीति के लफ्ज़ को बहुत घटिया समझता हूँ। राजनीति नहीं नाम होना चाहिए राष्ट्रनीति, हर मजहब हर धर्म के लिए। इतनी सी गलती की थी। भिंडरावाले को तैयार करके हरमंदर साहब भेजा था कि हम सदा राज करेंगे। एक आदमी को बैठा दिया, अकालियों को पाड़ देंगे, पाड़ो और राज करो, और एक अपना आदमी बैठ जाएगा। कांग्रेस की गवर्नमेंट हमेशा बनेगी। क्या हुआ? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हज़ारों बहनों के सुहाग उजड़े, हज़ारों बच्चे यतीम हुए, खून की नदियां बहीं, 84 के दंगे हुए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। वहाँ हुआ हरमंदर साहब में, जिसके 4 दरवाजे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नमस्तक करते हैं। उसके अंदर बम गोलियां चले। कौन था जिम्मेदार? नींव कहाँ से रखेगी? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो वहीं से हुई कि सदा राज करेंगे। पंजाब की धरती के ऊपर राज करते करते आज 40 साल हो गए, पंजाब तबाह हो गया। और वहाँ नार्को टेररिज्म, माँ बाप के बच्चे जो हैं ज़मीनें बेच करके, थोड़ी थोड़ी 2-2 एकड़ ज़मीन करके बच्चों को विदेश में भेज रहे हैं। को मेरा बच्चा नशेड़ी ना बन जाए, को नार्को टेररिज्म का शिकार ना हो जाए, कोई फिर अमृतपाल के भावुक भाषणों से बंदूक ना पकड़ ले। पंजाब तो खाली कर दिया। बस हम हैं ज़रूर धर्म के चंद ठेकेदार और पॉलिटिशियन हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई भी बोलने से पहले, करने से पहले, पॉलिटिकल बयान देने से पहले सोचना होगा कि हम क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलेगा। हम ये कभी नहीं सोचते कि पंजाब में आग कहाँ से लगी। कोई कोशिश नहीं करता कि पंजाब की आग लगाने वाले कौन थे। जो आग लगी, ये किक्कर का होता ना पौधा, जब छोटा होता है तो मखमल की तरह लगता है, जब बड़ा हो जाता है तो किक्कर ही किक्कर, कांटे कांटे हो जाते। वो बीज हम राजनीतिक लोगों ने बोए थे।
अगर 36,000 बेगुनाहों के कातिल हैं तो हम पॉलिटिशियन हैं। अगर हरमंदर साहब ब्लू स्टेट ऑपरेशन हुआ उसके जिम्मेदार हैं तो हम पॉलिटिशियन हैं। अगर 84 के दंगे हुए उसके जिम्मेदार हैं तो हम पॉलिटिशियन हैं। पर उसके बाद भी हमने सबक ही नहीं सीखा। क्या सबक सीखा? क्या जो 36,000 लोग चले गए, क्या 84 के दंगों में लोग बेकसूर मारे गए? उनका कसूर क्या था? वो पंजाब की मूवमेंट में शामिल नहीं थी। पर लाशों पे राजनीति आज भी कर रहे हैं। हम 84 के दंगों को भी भूल गए, हम ब्लू स्टार ऑपरेशन को भी भूल गए, हम 36,000 बेगुनाहों का खून जो हुआ उनको भी भूल गए। हमारी चमड़ी पॉलिटिशियनों की कैसी हो गई? गैंडा होता है ना, गैंडा, उस पर गोली नहीं लगती, पर गैंडे पे गोली लग सकती है। हमारे पे अब कोई असर नहीं। हमारी चमड़ी ऐसी होगी, हमें तरस ही नहीं आता यार। माँओं के लाल चले गए, बहनों के सुहाग उजड़ के, बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियाँ बही, उनको हम याद ही नहीं करते। हम फिर अगली रफ्तार पे गंदी पॉलिटिक्स, धर्म के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इंसान है हम, आज नहीं तो कल इंसान ने जाना है। क्यों ऐसी चीज़ों को अपने दिमाग के कर लेते हैं और अपने आप को समझते हैं हम बहुत बड़े लीडर? मैं ऐसे लोगों को नेता नहीं मानता हूं जो लोग मानवता का कत्लेआम अपनी आंखों से देखा है और उनकी गलतियों से फिर मानवता का कत्लेआम तैयार हुआ खड़ा है, फिर हम कहते खालिस्तान बनाएंगे। काहे के पढ़े लिखे हैं सिमरनजीत सिंह मान, बताओ खालिस्तान का मतलब क्या? बताएं, इनको पूछो पढ़े लिखों को खालिस्तान का मतलब क्या है। पाकिस्तान की तारीफ भी कर गए, वो कह रहे पाकिस्तान से ट्रेड खोलना चाहिए। मेरा तो कल्चर वल्चर सब रहा, मैं तो अमृतपाल को भी पाकिस्तान भाग जाना चाहिए था। सवाल ये है कि 2 घंटे का पाकिस्तान चाहते हैं। मैं इनको चलो सवाल अपन आज खालिस्तान के मुद्दे पे बात कर लेते हैं। मैं कहता खालिस्तान ले लो। जो लाहौर पंजाब था, महाराजा रंजीत सिंह का पंजाब था काबुल कंधार तक, ठीक है ना, लाहौर पंजाब था। आओ लेते हैं खालिस्तान। मैं वादा करता हूँ सबसे पहले जीवन अपना दूंगा, कुर्बानी नहीं। आओ, मैंने जब 93 के अंदर जब बम ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे के अंदर कई जगह पे, मेरे पे हमला हुआ था, तो मैं पाकिस्तान का बॉर्डर घेर लिया था, आपका बाघा बॉर्डर। 1.5 लाख की भीड़ लेके तिरंगे ही तिरंगे थे। पाकिस्तान की तरफ से, रेंजरों की तरफ से धमकी आती है कि बिट्टा को बोलो कि गाली देना बंद करे नहीं तो हम गोली चलाएंगे। मेरे पास BSF के रेंजर आते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज है। मैंने माइक पकड़ा, मैं कहा पाकिस्तान तेरी ऐसी की तैसी, ये लाखों लोगों की भीड़ तिरंगे झंडे लेके तेरे लाहौर में लोहे का गेट तोड़ के घुस जाएगी, तेरियां गोलियां खत्म हो जाएंगी, तेरा तिरंगा झंडा हिंदुस्तान का मैं लाहौर में गाड़ दूंगा। उसके बाद किया था गंगानगर, फिर किया था कच्छ बॉर्डर, लाखों की भीड़ लेके, ठीक है ना। आओ मैं चलता हूँ, आओ भीड़ इकट्ठी करो, सरबत खालसा बुलाओ, खालिस्तान की बात करो। चले सबसे पहले लाहौर का खालिस्तान ले। मैं सबसे पहले जीवन देखूँगा आपके कितने बड़े आप जर्नैल हैं। बड़ी आसान होती है खालिस्तान की बातें करनी। 2 घंटे का खालिस्तान चाहते हैं, चलो खालिस्तान ले लें। खालिस्तान ले लें तो पंजाब के बाहर जो पंजाबी हैं, हिंदू भाई या सिख भाई, वो पंजाब में आएंगे, उनको रहने के लिए जगह है, उनके कारोबार करने के लिए इनके पास जगह है क्या? पंजाब के अंदर गोल्ड माइंस हैं, डायमंड माइंस हैं? कुछ नहीं है पंजाब के अंदर, कोई कारोबार पंजाब के अंदर नहीं है। तो कहाँ से खालिस्तान बनाओगे? खालिस्तान की बात करने वालों मेरे से बहस करो, कौन सा खालिस्तान चाहते हो? हम कहते हिंदुस्तान हमारा है, आप कहते खालिस्तान बनाएंगे। 3 घंटे का 2.5 घंटे का खालिस्तान बनाएंगे। तो ये खालिस्तान का नारा देना, ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये सरकारों को एक ब्लैकमेल करने का तरीका है, और ये चीज़ ना थी, ना कभी होगी, ना कभी बन सकती है। पर यह चीज़ उतनी देर तक आवाज़ उठती रहेगी जितनी देर तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गुरुद्वारा साहब से सिख संगत के लोग उठ करके ये नहीं कहेंगे कि हम देशद्रोहियों के ख़िलाफ़ हैं, जो हमारी सिख कौम के ऊपर दाग लगाते हैं, जो बाहर के सिखों को मुसीबतों में डालते हैं। जितनी देर तक वो नहीं कहेंगे ये आवाज़ उठती रहेगी। वो उसका जिम्मेदार होगा और हम सिख समाज के लोग जिम्मेदार होंगे। सरकारें इसके ऊपर जिम्मेदार नहीं होगी। हम बोलते ही नहीं, हम तो चुप करके बैठे हुए हैं। रहना यहाँ, रोटी पानी हमारा यहाँ, व्यापार भी बड़े बड़े हमारे यहाँ, और बड़े मज़े भी ज़िंदगी के हम लेते हैं, विदेशों में भी जाते हैं।
पर भाई भारत माता की बात करने पे हमें तकलीफ क्यों है? ये तो सवाल मुझे अपने आप से भी करना पड़ेगा, हर आदमी को अपने आप से पूछना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ करना हमने, कोई पूछने वाला नहीं, आज़ाद मुल्क है, पर भारत के ऊपर आंच आती है, तिरंगे झंडे का अपमान होता है, लाल किला पे अपमान होता है, पहला तिरंगा झंडा होता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था, उसका अपमान होता है तो आवाज़ हमारी सिख समाज से एक भी नहीं उठती। और चले जाते हैं उन लोगों की जमानत कोर्ट में कराने के लिए कि इन्होंने तिरंगे झंडे का अपमान किया था, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, हम जमानत करा के सिख कौम के हीरो बनोगे। सिख कौम के हीरो थोड़ा, वो तो सिख कौम के भी गद्दार हैं, उस मातृभूमि के भी गद्दार हैं। मैं तो ये कहूँगा। आप तो टेररिज्म के विक्टिम हैं। मोहाली में पिछले 1 महीने से पक्का मोर्चा, कौमी इंसाफ मोर्चा, जो जेलों में बंद है खालिस्तानी टेररिस्ट, उनको रिहा कराने के लिए धरना लगाए बैठे हैं। एसएसपी मोहाली का जाके कह देता है कि इनको हटा दिया तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। क्या पंजाब में इतना लॉ एंड इतनी कमज़ोर सरकार है? देखो जी, 2 चीज़ें। जब अभी पंजाब के अंदर अमृतपाल का चला, अजनाला के अंदर उसने गुरु ग्रंथ साहब को ढाल बना लिया, ठीक है ना। मुझे किसी पत्रकार ने सवाल पूछा, अगर ये यूपी में ऐसा होता तो योगी ऐसे कर देता? मैंने तुरंत उस पत्रकार को जवाब दिया, सिख कौम की हर व्यक्ति किसी धर्म मजहब का हो वो इज्जत करता है। अगर 26 जनवरी को तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, मैं नहीं सोच सकता कि नरेंद्र मोदी जी तिरंगे झंडे का अपमान सहन कर ले। उन्होंने किया क्योंकि हमारे सिर के ऊपर पगड़ी है। हम अपनी पगड़ी को सिर पे रख के हम सरकारों को ब्लैकमेल ना करें, हम पुलिस को ब्लैकमेल ना करें, हम गुरु ग्रंथ साहब को आगे लगा करके उसको कवच बना करके, जैसे हरमंदर साहब में भिंडरा वाले ने कवच बनाया अपने आप को बचाने के लिए, और हरमंदर साहब का क्या हाल इन्होंने किया। हम ये काम ना करें। हमारे सिर के ऊपर जो पगड़ी है ना, लोग इसकी इज्जत करते हैं। अगर मैं कोई गलत काम करूँगा ना तो मेरे साथ मेरी कौम की भी बदनामी होगी। कभी आप धरने लगा देते हैं, लगाओ धरने, आज़ादी है, पर धरने लगा करके तलबानियों की तरह किसी शरीफ व्यक्ति को ऐसे करके उसके टुकड़े टुकड़े करके बोले से उन्हें हाल बोलोगे, ये कौन सी बहादुरी भी? उसके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उसके हाथ में तो बंदूक नहीं, उसके हाथ में तलवार नहीं। पकड़ा 5-6 हमारे सिख समाज के कुछ उन लोगों ने ऐसे लटका करके काट दिया। फिर आप चले जाते चंडीगढ़, फिर पुराने इतिहासों की बात करते। पुराने इतिहास थे, उनकी तरह बनने की कोशिश करो। वो जंग लड़ते थे, वो मजलूमों की रक्षा करते थे, वो बनने की कोशिश करो। घोड़े पुलिस वालों के ऊपर चला देते हैं, पुलिस को मजबूर करते हैं आप फायरिंग करो। पुलिस कहती नहीं, ये चाहते हैं फायरिंग करने, हम फायरिंग नहीं करेंगे, फिर ख़त्म हो जाता है। फिर अगला मुद्दा आपका आ जाता है कि कोई क्रिमिनल व्यक्ति पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ लेती है जनाला में, पता नहीं के लिए ऐसे तो छूटेगा नहीं, गुरु ग्रंथ साहब सिर पे उठा लेते। अरे हमारे गुरु ग्रंथ साहब को इतना सस्ता, इतना हल्का कर दिया। हमारे गुरु महाराज विराजमान हैं, हमारे सामने उनको हल्का कर दिया। कल को कोई चोर डकैती कुछ भी करेगा, को गीता रामायण ले लेगा, को अल्लाह का कुछ ले लेगा, ईसाई धर्म का अपना ले लेगा, सिख समाज अपने गुरु ग्रंथ साहब ले लेंगे और लेके ऐसे खड़े रहेंगे और पुलिस उनको कुछ नहीं करेगी। क्या ऐसे देश चलेगा? मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। अब अमृतपाल क्यों भागा? अपने साथी को तो छुड़ा लिया और वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब लेके गया जहाँ पे गंदगी थी, नार्को टेररिज्म था, शराब थी, क्रिमिनल लोग थे, मटन था, चिकन था, सब कुछ होगा। वहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब ले गया। उसके ऊपर तो दिल्ली वालों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो पुराने रहे या और आवाज़ नहीं उठती कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान हुआ। तो ये सबसे बड़े प्रश्न और सबसे बड़े सवाल है कि हम लोगों को ये सोच लेना चाहिए, आज नहीं तो कल जाना है। कब जाना है पल की खबर नहीं, कब आंखें बंद होनी है। ऐसे गुनाह, ऐसे पाप अपने धर्म के साथ, अपने देश के साथ
मानवता के साथ ना करें। एक छोटी सी पब्लिसिटी लेने के लिए धर्म की ठेकेदारी करते करते ऐसा ना करें जिसका खमियाजा हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली जनरेशन को उसका भुगतान भुगतना पड़े। एसएसपी ऐसे बोल देता है सर हाई कोर्ट में जाके, एसएसपी बोल देता है एसएसपी हाई कोर्ट में जाके कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मेरा फिर वही सवाल कि पंजाब में इतनी कमजोर कानून व्यवस्था है। मैं नहीं समझता। देखो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता हूँ। हमारी पंजाब की पुलिस बड़ी बहादुर है, बड़ी लड़ने वाली है। धरने मारने वाले लोग मुद्दे के इंतज़ार में है ना। जैसे गुरु ग्रंथ साहब अजनाला में ले गए, फायरिंग हो, वाटर चले, पानी चले, अथरू गैस चले, गुरु ग्रंथ साहब का हल्का सा अपमान हो और वो एक मुद्दा बने। ये मुद्दा बनाने की फिराक में है कि मुद्दा बने और मुद्दा बना करके और हम पूरे देश में एक मूवमेंट जैसे किसान आंदोलन चला, हम उस तरीके से तैयार करें। जैसे अभी अजनाला के अंदर हुआ, मुद्दा बनाने की कोशिश थी। चंडीगढ़ में हुआ, मुद्दा बनाने की कोशिश थी। वो मुद्दा बनाने की इंतज़ार में है और मुझे लगता है ज़्यादा देर तक वहाँ धरना रहेगा नहीं। है तो बैठे रहें बैठे रहें, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी देर बैठेंगे। कानून अपना काम करेगा, कोर्ट है, ऐसे कैसे कोई किसी को छोड़ देगा। वो तो कोर्ट का फैसला, सरकारों का फैसला नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू की आज रिहाई हो गई, कोई कमेंट? देखो, मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, वो पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार हुआ है। पहली बात तो मैंने एक बार नवजोत सिंह सिद्धू जी को ये कहा था, जब पार्टी बदल रहे थे, कि सिद्धू साहब, उनका शो चलता था बॉम्बे के अंदर, कहीं मुलाकात हुई, अचानक हुई। मैंने कहा था, सिद्धू साहब बड़े अच्छे सरदार, अच्छे लगते हो, पूरी दुनिया आपको देखती है, आपका शो देखती है, और आप जिस बीजेपी में हैं उन्होंने आपको इज्जत भी बड़ी दी है। पॉलिटिशियन हो ना ही भी पॉलिटिशियन हो तो लोग आपको बड़ा फॉलो करते हैं। तो जहाँ हो टिके रहना, जिसने इज्जत दी उसको छोड़ो मत। मैं फिर कहूँ, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, ज़िंदगी का पल का कोई पता नहीं, पल का कोई पता नहीं। लाइफ का आज कोई है, कल नहीं है। जहाँ सजे हो सजे रहो, मत पंजाब में जाना, आपको पूरी दुनिया सलूट करती है, आपने क्या लेना है। पर उन्होंने मुझे एक बात कही थी, बड़े अहंकार में, ऐसे हाथ मार करके, मैं तो पंजाब बचाना है, मैं तो नार्को टेररिज्म ठीक करना है। मैंने फिर उनको कहा, 3 बार कहा, वो फिर अहंकार में बोले। मेरे अंदर से आवाज़ आई, मैं कहा ये आदमी राजनीतिक आतंकवाद का शिकार होगा। मैंने, मेरा अनुभव था, कह दिया। और वही हुआ पंजाब के अंदर कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहले भी उनको जेल में कराया था और अब भी उसको जेल में कराने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पुराना केस था, खोल करके उनको जाके कोर्ट में खड़ा कर दिया और राजनीतिक आतंकवाद का शिकार हो गया। अगर आज यहाँ होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बड़े अच्छे मिनिस्टर होते, नरेंद्र मोदी जी साहब उनकी इज्जत करते थे। तो कई बार क्या है कि कुर्सी सत्ता का लालच इतना इंसान को पागल कर देता है, ना वो आगे का रहता है ना वो पीछे का रहता है। जब अमृतसर से नवजोत सिंह सिद्धू जी को टिकट नहीं दे रहे थे, जेतली जी को मिली, तो बीजेपी ने मुझे दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली से टिकट ऑफर किया था। मैंने हाथ जोड़ के कह दिया था, ये मेरा कर्म नहीं। बन जाता एमपी, लोग मुझे मदद करते, ये मेरा कर्म नहीं, मेरी बोनस की ज़िंदगी है। मैं जहाँ खुश हूँ, जहाँ लोगों ने मुझे समझ लिया है, चाहे मेरे काफ़िले में चले ना चलें, जहाँ उनकी ब्लेसिंग है, मैं देश के लिए, अपनी बहनें के लिए, माँओं के लिए, बच्चों के लिए, शहीद परिवारों के लिए काम करूँगा। मैं खुश हूँ। तो मैं आज सबको ये कहूँगा, जहाँ रहो, जहाँ जगह है, अच्छा कर्म करने, आप खुश रहो। ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में ये जाके ये बन जाऊँगा, चीफ मिनिस्टर के सपने लेने गए थे बेचारे, ना तो चीफ मिनिस्टर के सपने ले पाए और जेल में चले गए। तो जब इतनी अच्छी इज्जत किसी को मिल जाती तो खड़े रहो। ये मैं पॉलिटिशियनों को कहूँगा, लोगों को कहूँगा, जहाँ सजे हो सजे रहो, भटको मत। और भटकने का फिर यही होता है जो नवजोत सिद्धू से हुआ, बाहर आए, मुझे उसकी खुशी है, वो खुश रहें। पर उनके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसके लिए मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। TV9 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ MS पिट्टा सर। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ तोशी शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।